नहीं अब होगी है, मैंने कह दिया था हो गई है। जो अभी हुआ है वो नहीं, पिछले वाले किया ना, अभी वाला तो आसान था, पिछले वाले की बात करिए ना। हाँ वो हो गई है, चेक करें क्लास के बाद, वरना मुझे बताएं टी रूम में। करो भाई शुरू, करो करो अच्छा हो गई है शुरू। ओ तेरी खैर, हाफ सेंचुरी जबरदस्त हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खैर है यार। चलें जी। अच्छा मोहतरम, ये कल जो मैंने पोर्टल के ऊपर सोल्यूशन अपलोड किया था, उसमें क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन किताब में नहीं था, तो ये मैंने अवेलेबल कर दिया है। एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि ये हमने 2 जनवरी को बाय किए हैं, तो भाई 2 जनवरी को बाय किए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या 2 जनवरी को बॉर्न हुए हैं, क्योंकि बेबी तो नहीं जरूरी कि यकम जनवरी को आए। बेबी हो सकता है कि मैंने इंशाल्लाह 2 जनवरी को ही दुनिया में आना है, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ईयर एंड की आपको फिगर्स गिवन है, तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन के गैप से फेयर वैल्यूज तो वही रहेंगी। ओके चलें जी। अच्छा, ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है। ये मैं आपको फिलहाल ना थ्योरी के बीच में से करवा रहा हूं, और पेज नंबर 691, पेज नंबर 691 एक हमारी डिस्कशन है कि हमने क्या करना होता है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। अब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, मोहतरम आप जरा थोड़ा चलें यार, क्लास को आने दें, 1-2 इधर उधर की बातें कर लो। मेन बात असल में मैंने शुरू करने लगा था। पेज 690, पेज 690 ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स। ग्रुपिंग का क्या मतलब है? ग्रुप बना लें एसेट्स के। कैसे? पेज 690, माजरत पेज 690 पे आ जाएं। ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? वो जो एक सफा था, उस सफे पर जो लेफ्ट साइड पे सारी चीजें थी, ये क्या थी? लेफ्ट पे बायोलॉजिकल, और ये क्या थे? ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब? अब मोहतरम आपके पास 50 गाय हैं साल के एंड पे। अब ये तो नहीं कि एक एक गाय के पास किसी को लेके आएंगे और उसे कहेंगे यार इस गाय की क्या कीमत है, इस गाय की क्या कीमत है, इस गाय की क्या कीमत है, इस गाय की क्या कीमत है। फिर तो यही करते रहेंगे आप। उसका तरीका ये होगा, ग्रुपिंग कर लो। मिसाल के तौर पे 4 साल वाली सारी गाय साइड पे कर दो, 5 साल वाली सारी गाय साइड पे कर दो, बाकी बाकी आएंगे, बात मानिए। 5 साल वाली आ जाए, 5 साल वाली सारी गाय साइड पे आ जाएंगी। फिर पाकिस्तानी गाय अलग कर दें, ऑस्ट्रेलियन काउज आपने ली हुई अलग कर दें, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी ग्रुपिंग कर लें। लेकिन पागलों की तरह एक एक गाय की कीमत नहीं लगाने लग जाना कि 31 दिसंबर को हर गाय की जो है वो बॉडी के ऊपर आप लिख रहे हो ये इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। नहीं, इस तरह नहीं करना। ग्रुपिंग कर लें, जितना ग्रुपिंग आसानी से हो सके करने की कोशिश करें। ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सच एज एज, सच एज क्वालिटी। कुछ बीमार हैं, कुछ सेहतमंद है, उनको अलग कर लें, जैसे मर्जी कर लें। मे हेल्प यू टू एस्टेब्लिश द फेयर वैल्यू। सबकी फिर इकट्ठी फेयर वैल्यू निकालना आसान होगी, एक की भी पता चल गई, बाकियों की वही होगी। आप कल आए थे, उसमें भी आए थे। ओके, बेटर हो। सच ग्रुपिंग्स शुड बी कंसिस्टेंट विद द एट्रीब्यूटेड ग्रुपिंग्स, दे आर यूज्ड इन द मार्केट एज अ बेसिस फॉर। कोई अपना ही फिरका नहीं बना लेना, काली वाली अलग, चिटी वाली अलग। मार्केट कहेगी ये क्या हो गया तुझे पागल, इस बेस पे तो प्राइस नहीं लगती। तो अपनी ग्रुपिंग नहीं बना लेनी। ग्रुपिंग किस बेस पे होनी चाहिए? जो मार्केट में चलती है। एंड इन द एंड सम बायोलॉजिकल एसेट्स आर फिजिकली अटैच्ड टू लैंड। बिल्कुल ट्रीज, आपने सही कहा। जमीन जो है वो होती है, ये देखें, ये जमीन है, जमीन के ऊपर दरख्त है, जमीन भी मिट्टी, दरख्त भी मिट्टी, और इसके ऊपर ये आगे। तो सम बायोलॉजिकल एसेट्स आर फिजिकली अटैच्ड टू। बायोलॉजिकल एसेट ट्री है, अटैच किससे हुआ है? वो लेक्चर जो था उसमें भी आपने देखा था 6 मिनट वाला। फॉर एग्जांपल ट्री प्लांटेशंस, एंड इट इज नेसेसरी टू वैल्यू द लैंड एंड बायोलॉजिकल एसेट टुगेदर एज वन एसेट। आपने किसी से बात की कि मोहतरम ये ना हमारा बाग है माल्टों का, माल्टों का बाग है, और ये इंशाल्लाह, या जामुनों का बाग है, और ये दरख्त जो है ना इंशाल्लाह 10 साल तक जामुन देते रहेंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ यूरोप, और मैंने सोचा कब्र भी उधर ही बनेगी। तो अब मैं क्या करूं यार, मैं ना लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी बेच के जाना चाह रहा हूं।
मैं लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी बेच के जाना चाह रहा हूं। तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग की इकट्ठी कीमत लगाएगा अगला बंदा। तो अगर मार्केट ही ऐसी है कि लैंड एंड बिल्डिंग की इकट्ठी कीमत लगती है, तो आप लगवा, सॉरी बिल्डिंग कहां से आ रही है यार बीच में, अगर मार्केट ही ऐसी है कि लैंड और प्लांट की इकट्ठी कीमत लगती है, बता दिया करें, अगर लैंड और प्लांट की इकट्ठी कीमत लगती है तो फिर इकट्ठी लगवा लें, लेकिन करीब करीब कहीं लैंड की कीमत भी लगवाएं जहां पे ऊपर प्लांट ना लगे हों। तो लैंड एंड प्लांट की कीमत इकट्ठी लगवा लें, बाद में से उसमें से क्या माइनस कर दें। चलें छोड़े परे, एग्जांपल करते हैं फिर ये मैं बात करता हूं। अ फार्मर विशिंग टू वैल्यू एन एप्पल ऑर्चर्ड, सेबों का इसका बाग है। अगला सफा, इन सर्कमस्टांसेस वेयर देयर इज नो सेपरेट वैल्यूएशन फॉर ऑर्चर्ड फ्रॉम दैट ऑफ, अलग से लैंड की कीमत, जहां वो बाग है वहां लैंड और उसके ऊपर जो बाग है उसकी कीमत अलग से नहीं लग रही, ऑन विच इट इज ग्रोन, वुड वैल्यू इट ऑन अ कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एंड ऑर्चर्ड, लैंड एंड ऑर्चर्ड की इकट्ठी फेयर वैल्यू निकाल लेगा, इन द एंड अंदाजा लगाएगा खाली लैंड कितने की होती है अगर इसके ऊपर एप्पल ना होते, उसको माइनस कर दे। क्या मतलब, अंदाजा किस तरह लगाएगा वो छोड़े, शुक्र है पेपर में वैल्यूज गिवन होंगी। एन ऑर्चर्ड हैज अ टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू का क्या मतलब है, लैंड की या उसके ऊपर प्लांट्स की भी, इंक्लूडिंग लैंड एंड बाग। फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज, शुक्र है पेपर में गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड इज, अब बाग की फेयर वैल्यू फिर क्या होगी, तो ऑर्चर्ड जिसको आप बायोलॉजिकल एसेट भी कह सकते हैं, बल्कि अच्छी बात होगी ऑर्चर्ड की जगह ट्रीज, बाग की जगह ट्रीज। तो ट्रीज की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 6 मिलियन, बिकॉज ट्रीज वर अटैच्ड विद लैंड। ओके जल्दी आना, कॉस्ट टू सेल की बातें करनी है कुछ, आया some biological assets are physically attached to, for example tree plantation, it is necessary to value the land and biological asset together, कई दफा इकट्ठा इनको वैल्यू करना पड़ता है as one asset, even though agricultural land is not within the scope of, क्योंकि लैंड पे तो कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, IS 16। To obtain the fair value of the biological asset, दरख्त की फेयर वैल्यू कैसे निकालें, the fair value of the land should be deducted from the combined fair value। छोड़ें, हाँ यार मैं ये डिस्कशन करने लगा था पेज 691 के एंड पे, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल की एग्जांपल्स मैं आपको देने लगा हूं, ये मैंने माइनस लिखा हुआ है कॉस्ट टू सेल के साथ, इसकी एग्जांपल्स देने लगा हूं। एग्जांपल नंबर 1, गवर्नमेंट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस। एग्जांपल नंबर 2, कमीशन टू ब्रोकर, कमीशन टू गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन सेल, कमीशन टू ब्रोकर। नंबर C, ट्रांसपोर्टेशन, नंबर C, ट्रांसपोर्टेशन फॉर टेकिंग टू मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। नंबर D, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। नंबर E, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके इन चारों, इन सबको समझते हैं हम। फेयर वैल्यू है जी जानवर की 70, गवर्नमेंट 2, 1, 3, 4 एंड 6। मोहतरम ये देखिएगा जरा, मैं मोहतरम कहता हूं तो देख लिया करें प्लीज। 70 माइनस 3 कितना आ रहा है, 67। अच्छा यार अक्सर आपने देखा होगा स्टैंडर्ड्स के अंदर एक मिजाज होता है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है। स्टैंडर्ड का एक मिजाज होता है। मिसाल के तौर पे आप एसी लेके आते थे, तो एसी लाने में आप क्या करते थे, एसी खरीद के लाते थे, ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन को इसकी कॉस्ट में डाल देते थे। लेकिन अगर रास्ते के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया है और कोई आप नुकसान कर रहे हैं किसी बंदे का, तो वो जो नुकसान भर के आए हैं उसको एसी की कॉस्ट में नहीं डालते थे। तो मुख्तलिफ चीजों को इंक्लूड करना होता है कैलकुलेशंस में और मुख्तलिफ चीजों को एक्सक्लूड करना होता है कैलकुलेशन में। अब हम थोड़ी सी जरा लॉजिक्स वगैरह समझेंगे। मैंने जानवर खरीदा हुआ है, उस जानवर की कीमत बाजार में है मिसाल के तौर पे 70,000 रुपए। उस जानवर की कीमत है बाजार में ₹1000। उस जानवर की कीमत है बाजार में 70,000 रुपए। कोई गाय है, अगर मैं गाय को बेचता हूं तो जो खरीदते हुए टैक्स दिया, अगर बेचूं, प्लीज बेचा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कॉस्ट टू सेल पहली क्लास से मैं बात कर रहा हूं। वो जो शीप्स वाली एग्जांपल थी और वूल वाली ना, वो आइडियल एग्जांपल थी। अगर जल्दी से बैठ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी, सिर्फ ऊपर देखते रहो। अगर मैं आज जानवर को बेचूं तो सेल के मौके पे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा हम मुझे? ये टैक्स होता है बेचने पे टैक्स, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये कोई और टैक्स है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने लेवी लगाई हुई है, टैक्स लगाया हुआ है। जैसे प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो उस वक्त कोई टैक्स देना पड़ता है, वो इनकम टैक्स नहीं होता। अच्छा, हमारी इनकम पे टैक्स नहीं होता, ये जानवर के बेचने पे वैसे ही कोई टैक्स लगा हुआ है, हुकूमत ने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट टैक्स ऑन सेल। नंबर 2,
अगर मैं बेचूं, ये टैक्स है, बोले अदर देन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स है, ठीक है जी, ओके। अगर मैं आज बेचूं जानवर को, तो जिस बंदे को मैं कहूंगा यार बिकवा दे, अच्छी प्राइस लगवा दे, वो कहते हैं तुझे मैं 70 तक बिकवा दूंगा, मैंने तो 70 तक बिकवा देगा, चल तेरे लिए कुछ कमीशन, 1000 रुपया तेरा कमीशन, ये बंदे को देना पड़ेगा। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर टेकिंग टू मार्केट। एक बात याद रखिएगा, एक और ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो परचेज के वक्त होती है। वो क्या होती है? जानवर को बाजार से, जैसे आप घर में लाते हैं ईद के मौके पे, तो घर तक लाने का खर्चा, वो अलग बात है, मैं भी घर लाने का खर्चा नहीं बात कर रहा। अब तो जानवर मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर बाजार लेके जाऊं तो पिकअप वाला 3000 मांग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर टेकिंग टू मार्केट। ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैंने काट दिया, इसमें मैं बात करता हूं अभी। ये कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो कभी भी कॉस्ट टू सेल में नहीं लेना। इनकम टैक्स जो बिजनेस का सारा होता है ना, वो पीबीटी के बाद माइनस होते हैं सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। सारी बात है, जानवर बिकेगा, जानवर बिके, अगर महंगा बिक गया तो कोई ना कोई गेन आएगा, जो गेन आएगा उस पर टैक्स वाले टैक्स मांगेंगे, जब टैक्स वाले टैक्स मांगेंगे तो वो सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट वाली एंट्री में होगा और वो पीबीटी के नीचे कहीं जाके नजर आएगा। तो इसकी लॉजिक भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट पता है क्या है? फर्ज करें आपको ये वाले खर्चे करने के लिए ना लोन लेना पड़ गया, ये वाले खर्चे, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, कमीशन टू ब्रोकर है, ये वाले खर्चे करने के लिए क्या लेना पड़ गया, और उस लोन पे क्या आपने पे किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी खर्चे के तौर पे माने, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको पता है बिजनेस में कहां आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं, ये कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं है। तो ये दो बातें तो बड़ी लॉजिकल सी हैं कि ये खर्चे कहां जाते हैं हमारे बिजनेस के, फाइनेंस, एक तो जगह बना देना और हो जाए ना। अच्छा, ये खर्चे हमारे कहां जाते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में बिजनेस की, और ये खर्चे कहां जाते हैं, इनकम टैक्स में। यार ये ना बड़ा डिबेटेबल सा पॉइंट है और हार्ड टू क्रंच है और बड़ा इलॉजिकल सा भी लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, कि यार जानवर को बेचने के लिए मेरे 3 खर्चे तो होने ही होने हैं। हो सकता है बेचने पे हुकूमत टैक्स मांगे, बेचने पे कमीशन मैं दूं ब्रोकर को, कमीशन टू ब्रोकर, ये खरीदने के वक्त क्या जो दे चुका हूं या जो बेचने के वक्त दूंगा, और ये सारे खर्चे याद रखिएगा अभी एक अंदाजा होते हैं कि होंगे। जैसे एनआरवी में भी यही होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, अब कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें आनी है, क्या क्या चीजें नहीं आनी, हमारी उस पर बहस चल रही है। इसमें आखिरी बहस जो हमारी चल रही थी वो किस पे चल रही थी, ट्रांसपोर्टेशन पे। तो मोहतरम, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर 2 राय थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो आप क्या करो, ट्रांसपोर्टेशन को आप माइनस किया करो, क्योंकि ये नेसेसरी खर्चा है। जाहिर बात है, चीज को बाजार में लेके जाना है और बाजार में बेचना है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा राय ये थी कि कुछ लोग गुजरांवाला जाके बेचते हैं, कुछ जाके कराची बेचते हैं, कुछ जाके दूसरे मुल्क में बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो इस चीज को लोग मिस यूज बड़ा कर रहे थे और उसकी वजह से अकाउंटिंग मेयर्स हमारी हिल जाती थी। और सेकेंडली, कुछ मुल्कों में ऐसा हो रहा था कि फेयर वैल्यूज उन मुल्कों में ना गिवन इन नेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दी होती थी। यानी कुछ मुल्कों में बाजार में जब कीमत लगवाने जाते थे ना, तो वो कहते थे इतने का है, रास्ते में इतने का पड़ेगा, तो नेट कर करके इतने का फेयर वैल्यू हमारी पड़ जाएगी। तो देयर इज ए काफी स्टैंडर्ड के अंदर एक पार्ट है जो मैंने पार्ट आपको कहा हुआ है नहीं देखना, पार्ट सी। पार्ट सी में की हेडिंग है बेसिस ऑफ कंक्लूजन, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जिस कंक्लूजन पे पहुंची उसकी बेसिस और लॉजिक क्या है। वो बेसिस और लॉजिक तकरीबन एक सफे की तकरीबन या 4, 5, 6, 10 लाइनों की मेरे ख्याल से मैं देख रहा था लिखी हुई है इसके बारे में कि क्यों हम इस नतीजे पे पहुंचे। उसकी हल्की फुल्की मैंने बहस आपसे कर ली है। पसंद आए बहस अच्छी बात है, ना पसंद आए कोई मसला नहीं, इग्नोर कर दें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद रख लें, लॉजिक्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें, ट्रांसपोर्टेशन दिल चाह रहा होता है माइनस करने का, लेकिन माइनस नहीं करनी। जरा इसको 1 मिनट स्टैंडर्ड से भी पढ़ते चलें। कॉस्ट टू सेल, बोले कॉस्ट टू सेल, इंक्लूड कमीशन, टू ब्रोकर एंड लेवीज टू रेगुलेटर्स, वही गवर्नमेंट टैक्सेस, अगेन वही ट्रांसफर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। दीज एक्सक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड दीज इंक्लूड नोट। कॉस्ट टू सेल विल नॉट इंक्लूड टू टेक एनिमल टू मार्केट फॉर, मैं नीचे वाला नोट करने दूंगा, अभी सब्र करो, अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था, समझ आ गई। और फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू इज कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट में जो भी प्राइस लगी हुई है चीज की। नोट को छोड़ें अभी, अब आप हजरात ये नोट कर लें। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल ऑफ माय एसेट, 70 और 70 माइनस 3, 70 माइनस 3, 67। तो 2 चीजें तो आसान हो गई, बल्कि 3 चीजें इधर ही याद कर लें, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक अजीब सी चीज ट्रांसपोर्टेशन। चलें जी, ओवर। पास पेपर का सवाल मैंने आपको कहा था कहां है, पास पेपर का सवाल शुरू करते हैं। एक बार याद रखिएगा बार बार, ये जानवर हमारे पास पड़ा हुआ है या बाजार में बेच दिया मैंने, पड़ा हुआ है। अगर बेचूं तो हुकूमत कितना ट्रांसफर टैक्स मांगेगी,
अगर बेचूं तो ब्रोकर कितना कमीशन मांगेगा, अगर बेचूं तो रिक्शे वाला कितने पैसे मांगेगा, अगर बेचूं तो बेचने पे गेन पे एफबीआर को कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा, अगर ये खर्चे मेरे पास नहीं है और ये खर्चे पूरा करने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया और फिर लोन पे इंटरेस्ट दिया 6, तो ये सारे खर्चे हवाई खर्चे हैं या हो चुके हैं, हवाई खर्चे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनको कैलकुलेशंस में हम लेते हैं। बहुत सी जगह में ना अकाउंटिंग में आप देखें एस्टीमेट्स होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, इट इज एन एस्टीमेट, वो रिस्क कर देते हैं, हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सवाल शुरू करें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 703, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल में थोड़ी सी ऐसे ही उसने हल्का सा तड़का लगाया था IAS 21 का, जिसमें उसने चारा बाहर के मुल्क से खरीदा था, तो कोई मसला नहीं, चारा बाहर के मुल्क से खरीद लें आप जानवर के लिए, उस नॉर्मल तरीके से एंट्रीज होंगी। तो बहरहाल मैं फिलहाल सवाल में यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सवाल में इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि ये IAS 21 है। पहले मैं IAS 41 का सवाल आपको करवाने लगा हूं, ये डेटा IAS 21 का है। अब बच्चे अक्सर कहते हैं दो स्टैंडर्ड मिक्स हो गए, और मिक्स क्या हुआ, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, समझ लो। रॉकी रोड लिमिटेड हैज अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन, कल वाली क्लासें ली हुई हैं, सारी बातें याद हैं। अब बता दें जी। अच्छा हाँ, कल वाली क्लास तो ली हुई है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन आपने सही फरमाया, लेकिन कल वाली क्लास में ये किसका सर है यार, ये मुझे पता नहीं चल रहा, ये किसका सर है, एनएल लगाई हुई है आपका? अच्छा, वो ऑनलाइन में भी चला गया सर। अच्छा, ये जो कल हम जाते जाते सवाल कर रहे थे यार, इसमें जाते जाते हमने जनरल एंट्रीज नहीं की थी, तो ये 108 की जनरल एंट्री मुझे बता दें, 108 की, और बायोलॉजिकल एसेट और कैश क्रेडिट 108 की, और 55 जमा 237 क्या था, 55 क्या था कल, प्राइस चेंज की वजह से, और 237 फिजिकल चेंज की वजह से। टोटल जल्दी बताएं यार, टोटल 292। इस 292 की आप जनरल एंट्री बता दें, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट, इसमें वो न्यू बॉर्न कवर हो गया, न्यू बॉर्न का 70 कवर हो गया, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट। तो ये कल वाले 108 रुपए की अगर रजिस्टर खोल के आप थोड़ी हिम्मत कर लें एंट्री करना चाहें, और ये कल वाले 55 + 237 की। हाँ जी, ये इकट्ठी अलग अलग करनी है, अलग अलग करो, इकट्ठी करनी है, इकट्ठी कर लो जी, एंड पे करेंगे जी। बेशक न्यू बॉर्न की रकम जुलाई को कर लो, कोई मसला नहीं, अलग कर लो। अच्छा, चलें जी, और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 1400 रुपया बैलेंस शीट में चला जाएगा। हाँ जी, पास पेपर क्वेश्चन 1 पेज नंबर 706, रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन 1 जनवरी 2019। हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। यार ये इसके साथ लिख लें, ओपनिंग या परचेजेस, हैड अ स्टॉक ऑन 1 जनवरी 19 का क्या मतलब है, ओपनिंग। ऑन 1 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रशीद के पास कितनी गायें थी? रुखसाना ने कहा रशीद थोड़ी और, रशीद ने कहा नहीं, रुखसाना ने कहा वेखी जाएगी, मैं जेवर बेचने को तैयार हूं, तू गां ले। ऑन 1 मई 2019 RRL परचेज्ड 750 गां एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 56,000 पर गां। फर्दर ₹2 million वर पेड टू ट्रांसपोर्ट द गां टू द फॉर्म लाने का खर्चा, हमारे फार्म हाउस में लाने का, ये ट्रांसपोर्टेशन इन वाली है, आउट वाली नहीं है। ओके, फॉलोइंग फेयर वैल्यूज पर काउ आर अवेलेबल।
यार आप कह रहे होंगे ये भी एवरेज लिखा हुआ है, ये भी एवरेज लिखा हुआ है, तो ये क्या चाहता है यार? ये ऊपर वाला एवरेज इस कॉन्टेक्स्ट में है कि असल में 2-3 जानवर होते हैं, एक 50 का होता है, एक 50,200 का होता है, एक 200 रुपये फर्क होता है, तो उनकी एवरेज से ले लिया। लेकिन ये एवरेज हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। एक्सचेंज रेट्स में भी आपको याद होगा हम एवरेज रेट यूज करते थे, लेकिन एवरेज रेट एक्सचेंज रेट में सिर्फ तब यूज करते थे जब इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम आता था। ठीक है, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम आता था। पता नहीं एवरेज रेट क्यों दी हुई है आज के सवालों में, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम भी नहीं आना। तो एवरेज रेट इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूं जानवरों में भी इग्नोर करना है। हमें स्पॉट रेट चाहिए। आज जानवर कितने का है? यकम जनवरी 19 को, यकम मई 19 को जानवर कितने का है, 31 दिसंबर 19 को जानवर कितने का है, हमें ये प्राइसेस चाहिए होती हैं। ओके, ये तो वैसे हमने डिस्कस नहीं करना था, मैंने ऐसे ही समझने के लिए बहरहाल काट दिया कि उस स्टैंडर्ड में भी IAS 21 में भी एक्सचेंज रेट एवरेज इग्नोर करते थे अनलेस के इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम होता। ओके, ले जी, सवाल खत्म हो गया। हमारे सिर्फ ओपनिंग गाइस हैं और हमने क्या किए हैं? परचेज किए हैं। ऑक्शनियर कौन होगा? डीलर। ऑक्शनियर चार्जेस आर 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम, ये अच्छा, जब हम बाय करने जाएंगे चीजें तब हमें ये कमीशन देना पड़ेगा। जब हम बाय करने जाएंगे फिर तो सेलर कोई और होगा। तो जिस जगह ये है, जिस भी मुल्क में ये, जिस मुल्क का सवाल है, मुझे नहीं पता किस मुल्क से सवाल लिया है, जिस मुल्क में भी ये सवाल चल रहा है इस वक्त, एक और बात आपसे कर दूं, IAS 12 में भी ना कुछ लोग रूल लगाते हैं जो टैक्स की किताब में पढ़े हुए हैं। वो टैक्स की किताब में जो पढ़े हुए रूल हैं, FBR जो कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस का पेपर है, उसके रूल ना लगाया करें प्लीज आप IAS 12 में, क्योंकि IAS 12 में हमें नहीं पता किस दुनिया के टैक्स लॉज उठा के वो हमें दे रहा है। तो इसलिए पता नहीं किस मुल्क से उसने सवाल उठाया। बहरहाल जिस मुल्क से भी सवाल उठाया उस मुल्क में ये जो गाय वगैरह बेचने पे कमीशन है, ये देना किसकी जिम्मेदारी होती है? सेलर की, बायर की। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था मैं रिपीट करता हूं, अगर आज मैं बाय करने जाता हूं, जैसे कि मैंने ये बाय की है गाइस बाय की है मैंने 750 गाइस बाय की है ना, तो ये जो 750 गाय मैंने बाय की हैं, इस वक्त मैंने बाय करते हुए बीइंग अ बायर कमीशन दिया होगा या उस वक्त सेलर ने कमीशन दिया होगा? तो मंडी में जो बंदा, मंडी ज़हन में लेके आए, मंडी में जो बंदा बेच रहा होगा गाय, उसने कमीशन दिया होगा, तो मैंने नहीं कमीशन दिया। लेकिन माना कि ये मैंने गाय खरीदते भी नहीं दिया, लेकिन एक चीज मुझे पता होनी चाहिए, कल कला को अगर मैं बेचूं तो मुझे ये देना पड़ सकता है, और थोड़ी देर पहले पड़ा, ये कॉस्ट टू सेल होती है, तो ये मेरी कॉस्ट टू सेल में जाएगा। आगे चलें। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ एट द टाइम ऑफ परचेज एंड 4% एट द टाइम ऑफ सेल। खरीदने के वक्त भी हुकूमत टैक्स मांगती है, तो खरीदने के वक्त भी हमें देना पड़ेगा, और कल कला को अगर बेचें, अब गवर्नमेंट ने अपना डंडा जो है वो छिक के रखा हुआ है, वो खरीदने वाले से भी कहती है टैक्स दो और बेचने वाले से भी कहती है टैक्स दो। अच्छा जी, अब मोहतरम, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी वक्री सी चीज है। मुझे बता दें मैंने क्या कहा था? ट्रांसपोर्टेशन तो अजीब सी चीज है ना, ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, मैं जरा इस पे ना एक आपसे डिस्कशन करने लगा हूं, जो कि डिस्कशन हमारी रेलिवेंट होगी, डिस्कशन रेलिवेंट होगी नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। वैसे मुझे बता दें स्टैंडर्ड को साइड पे रख के कि ट्रांसपोर्टेशन कितने मौके पे की जा सकती है। जानवर खरीदते हुए भी रिक्शे वाले को पैसे देने पड़ेंगे अपने फार्म हाउस में लाने तक, और जानवर बेचते हुए भी पैसे, भैया कोई ऑन करो इसी, जानवर बेचते हुए भी पैसे देने पड़ेंगे किस वक्त? जब बेचने जा रहे होंगे, मंडी में लेके किसी सवारी पे जा रहे होंगे, तब भी पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम ऑफ परचेज पे भी पे की जाती है, और बोले टाइम ऑफ, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम ऑफ सेल पे की जाती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, उसे पेपर में इग्नोर करना है। जो ट्रांसपोर्टेशन किस वक्त पे करनी है? टाइम ऑफ सेल पे, उसे क्या करना है? क्या मार्केट में बाजार लेके एसेट जाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल एसेट? क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ कॉस्ट टू सेल? नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने कॉस्ट टू सेल की डेफिनेशन से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अच्छा, टाइम ऑफ परचेज वाले ट्रांसपोर्टेशन की ट्रीटमेंट, शुक्र है मैं आपको बता चुका हूं, टाइम ऑफ परचेज वाले ट्रांसपोर्टेशन की ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस हो चुकी हुई है, शायद आपको याद हो। टाइम ऑफ परचेज वाली ट्रांसपोर्टेशन, वो जो पहले दिन सवाल किया था, याद है? 1,50,000 की एक शीप थी, तो 1,50,000 की 3 शीप्स थी। एक शीप को लाने का वैगन वाले ने 5,000 मांगा था, 3 शीप को लाने का। तो मोहतरम, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना,
ये आउटफ्लो वाली एंट्री में जानी है जहां पे कैश रिकॉर्ड हो रहा होगा, इससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कोई चक्कर नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया था कैपिटलाइज नहीं होती, क्योंकि पहले दिन ही बायोलॉजिकल एसेट किस पे मेजर होते हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। क्लियर? तो ट्रांसपोर्टेशन इनका क्या करना है वो अल्लाह का शुक्र है आपने क्लास में जनरल एंट्रीज के जरिए कर लिया हुआ है, वो मैं सिर्फ यहां लिख देता हूं कि आपने परचेज के टाइम पे आपने क्या करना है जी, परचेज के टाइम पे इसको एज एन आउटफ्लो शो करना है बस। बाकी बायोलॉजिकल एसेट में डेबिट डुबिट करने के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने इसको क्या शो करना है, एज एन आउटफ्लो। कितने पैसे मेरी जेब से चले गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस या कमीशन, माना कि दोनों की नेचर डिफरेंट है लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट क्या है, सेम। गवर्नमेंट टैक्सेस और बोले कमीशन। अब आपने थोड़ा सा मुझे बताना है किस किस मौके पे दिए जा सकते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज और ये एट द टाइम ऑफ सेल। ऊपर वाला फिर मैं नोट करने दूंगा। टाइम ऑफ परचेज पे भी कमीशन पे किया जा सकता है, टाइम ऑफ सेल पे भी। टाइम ऑफ परचेज पे अगर आपने ब्रोकर को कमीशन दिया, या अब जहन में लेके आना, मंडी है, बाजार है, आप बाजार में जैसे ही एंटर होने लगे, बाहर ही एक बंदा मिल गया, सर जी मैं अच्छा जानवर दिलवा देता हूँ। ओ भाई जो जानवर है, नहीं नहीं सर मैं आपको अच्छा जानवर दिलवा देता हूँ, आप भी जज्बाती हुए थे, सर जानवर मेरी तरफ से इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको दिलवा दूंगा, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिएगा बस। जानवर आपको, ये पूरी मार्केट का मुझे पता है, 2-3 दिन से मैं इधर ही हूँ, मैं आपको सही राइट बंदे के पास लेके जाऊंगा, अंदर की बात है वो बंदा मेरा। अच्छा, तो मैं आपको अच्छा जानवर दिलवा देता हूँ, आप मुझे क्या पे कर दीजिएगा, ये कौन सा कमीशन है, टाइम ऑफ परचेज। कुछ नहीं करना इस कमीशन को, आपने सिर्फ जो है क्या करना है, जिस वक्त आप इसको कॉपी कर लें, जिस वक्त आप परचेज कर रहे होंगे ना जानवर, तो परचेज करते हुए आपने ये जो कमीशन आपने ब्रोकर को दिया ना, इसे कहां डाल देना है, बोले आउटफ्लो में। जैसे ही आपने परचेज करना है, परचेज करते ही आपने इसे किस में डाल देना है, आउटफ्लो में। और जैसे ही जानवर लेके बाहर निकले तो वहां पे सिक्योरिटी गेट्स लगे हुए थे बड़े बड़े जानवरों के लिए, हुकूमत के बंदे बैठे हुए थे माशाल्लाह, एक गाय खरीदी, 2 बकरे खरीदे, एक कुक्कड़ खरीदा, इधर आओ, वो देखो इमरान खान खड़ा है, परचेज करने पे हमें टैक्स दो, तुमने जानवर परचेज किए हैं, परचेज करने पे हमें टैक्स दो। परचेज टैक्सेस का एसेट की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो इन्वेंट्री के टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ था, परचेज टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें, ये स्टैंडर्ड उस आइडियोलॉजी पे बेस ही नहीं करता। तो परचेज के वक्त के जो टैक्सेस हैं उनको कुछ भी नहीं करना, सिवाय इसके के परचेज के वक्त आउटफ्लो की एंट्री में डाल देने। वो जो एंट्री पहली हो रही होती है ना कैश क्रेडिट, उसमें डाल देने, बाकी फिर बैलेंसिंग पी एंड एल आए जो मर्जी हो उससे हमें कंसर्न नहीं, बस कैश वाली एंट्री में डाल देना आपने, जो कैश अभी आपको दिखाया। ये वाला वो जो पहली एंट्री में कैश क्रेडिट करना है उसमें दिखा देना। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है मोहतरम कि चाहे बायोलॉजिकल एसेट हम खरीदें, चाहे बायोलॉजिकल एसेट बॉर्न हो, चाहे बायोलॉजिकल एसेट जो है साल के एंड पे मोटा महंगा हो, हमेशा निकालनी पड़ती है फेयर वैल्यू माइनस। ये शीप्स वाला सवाल हमने किया था, आपको याद होगा। तो कॉस्ट टू सेल में आपको पता है, शुक्र है ये ट्रीटमेंट भी मैं पढ़ा चुका हूं, कॉस्ट टू सेल के अंदर होने वाला कमीशन अगर सेल आप कर देते तो वो ये है, और अगर बेच देते तो हुकूमत दोबारा आपसे टैक्स मांगेगी, तो वो ये है। क्लियर? तो इसका ट्रीटमेंट आप मुझे खुद ही बता दें। इसका ट्रीटमेंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा भी दिया है, किधर है ये, टाइम ऑफ सेल के ऊपर जो मैं कमीशन पे करूंगा, याद रखिएगा टाइम ऑफ सेल पे करूंगा, अभी हुआ नहीं। जो टाइम ऑफ सेल का कमीशन होगा, जो टाइम ऑफ सेल का गवर्नमेंट टैक्स और जो टाइम ऑफ सेल का कमीशन होगा, उसे बोलें क्या करूं मैं, कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनाऊं। बोले 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 कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनाऊं। क्लियर? इट्स ओवर। अब ये नोट कर लें, पहले ट्रांसपोर्टेशन नोट कर लें। ये किताब पे शुरू में 1-2 सफा खाली होता है हर जगह। अच्छा, साथ साथ ना पढ़ते रहा करें, साथ साथ सोचते रहा करें। ये तो आपने ना इग्नोर इन क्वेश्चन, पूरे सवाल में इग्नोर कर देना है, इग्नोर इन होल क्वेश्चन, पूरे सवाल में से कुछ भी नहीं करना जी। जैसे ही आप जानवर खरीदने गए तो जानवर आपने खरीदा, खरीद के रिक्शे वाले को कहा यार जानवर मेरे प्रेमिसेस तक ले जाओ, तो जो रिक्शे वाले ने पैसे मांगे उससे आप कैश क्रेडिट कर दें, बस कैश क्रेडिट करके आप रिलैक्स हो जाएं, पहली एंट्री बाकी खुद ही टैली हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास जानवर पड़े और वो आप बाजार बेचने जा रहे हैं और कोई ट्रांसपोर्टेशन दे दें, उसे कुछ लोगों की राय थी कंसिडर करें, कुछ की इग्नोर, स्टैंडर्ड ने कहा इग्नोर कर दें। टाइम ऑफ सेल, हुकूमत को टैक्स पे कर रहे हैं या ब्रोकर को क्या पे कर रहे हैं, कमीशन। अगर खरीदते हुए पे कर रहे हैं
तो आप उसी तरह कैश वाली एंट्री का पार्ट बना दें, और अगर आप बेचते हुए करेंगे तो फिर आप उसे कॉस्ट टू सेल की वर्किंग का पार्ट बना दें। बनाऊंगा कॉस्ट टू सेल की वर्किंग का। ओके, अब जी हमारे सवाल की तरफ वापस आते हैं जी। अभी ऊपर कर दें, फिर थोड़ी देर में बंद करवा दें। अगर इशू हुआ तो फिर सेकंड रो में आ जाइएगा। अच्छा जी, पढ़ें जी सवाल। रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 काउज ऑन यकम जनवरी 2019। ऑन यकम मई 2019 ही परचेज 750 काउज एट अ फेयर वैल्यू ऑफ फर्दर 2 million वर इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द काउ टू दी। इसको क्या करना है, इसको आउटफ्लो के तौर पे परचेज वाली एंट्री में डाल देना। लिखते हैं साथ साथ, इसको किस में डालना है जी? आउटफ्लो में। जिस वक्त जानवर खरीदे तो बस वाले ने कितने मांगे? 2 मिलियन। पूरी बस ही करानी पड़ी होगी, 750 का बस भी नहीं, कई बसें करानी पड़ी होगी। तो 2 मिलियन खुली वाली अंदर से, तो सीटों पे तो नहीं उठाना ना, बस को फोल्डिंग पे बिठा दो। तू इधर आ जा, तू ड्राइवर के साथ बैठ जा, आ दोगी, तू छत पे चली जा। ओके नेक्स्ट। वैसे आप तो होंगे तो पैदल ही लाएंगे काउस को, कोई नहीं यार, हिम्मत करो, 8-10 दिन लगेंगे, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 2 मिलियन मेरा बच जाए। अच्छा नेक्स्ट यार, अगर ये मुल्क जिससे ये सवाल लिया गया है, वहां कमीशन जानवर के बेचने पे कौन पे कर रहा है, सेलर या बायर? अब आप सोचें, जब मैं जानवर खरीदने जाऊंगा तो मैं, ओ भाई इधर देख, जब मैं जानवर खरीदने जाऊंगा तो मैं सेलर हूंगा या बायर? बायर हूंगा। क्या उस वक्त मैं ये कमीशन पे करूंगा? तो क्या ये कमीशन टाइम ऑफ परचेज वाला है? नो। तो फिर ये कौन सा कमीशन है जो पे कर दिया या करना पड़ेगा? कब करना पड़ेगा? अब बता दें ये टाइम ऑफ, तो इस कमीशन की क्या ट्रीटमेंट है? कॉस्ट टू सेल का इंशाल्लाह जब वर्किंग करेंगे तो 2% को सीटीएस का पार्ट बना लेंगे। कॉस्ट टू सेल का एक वर्किंग हमारी होती है ना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, उस वर्किंग में ले देंगे। फर्दर देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी ऑफ 3% एट टाइम ऑफ एंड 4% एट टाइम ऑफ सेल। गवर्नमेंट लेवी एट टाइम ऑफ, उसको कैश वाली एंट्री में डालेंगे जो पहले करेंगे, और गवर्नमेंट टैक्स एट द टाइम ऑफ, उसको क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइएगा यार, मैंने परचेज कर ली है 750 काउस, ये वाली 750, ये जो मैंने 750 काउस परचेज कर ली हैं, तो क्या ये 750 काउस परचेज करते हुए मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे कर दी होगी? एक्सेलेंट, क्योंकि फार्म हाउस में ला रहा हूं ना। क्या मैंने ये परचेज करते हुए हुकूमत को 3% टैक्स परचेज कर दिया होगा? तो ये भी मेरा एग्जैक्ट आउटफ्लो है। एक्सेलेंट, ये मेरा क्या है जो हो चुका है, मेरी जेब से पैसे जा चुके हैं, और इन द एंड 4% मेरी जेब से जा सकते हैं अगर मैं बेचूं। तो अगर मैं बेचूं वाली कैलकुलेशन भी आपको पता है स्टैंडर्ड में होती है, तो ये कॉस्ट टू सेल की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। ओके, क्या खरीदा? काउस कितनी? एक काउ कितने की मिली बाजार से? 50। मेरे प्रेमिसेस तक लाने का कितना खर्चा पड़ा? इस 2 मिलियन को कैश की जनरल एंट्री में डाल दूंगा। नेक्स्ट, खरीदते हुए मैंने कमीशन पे नहीं किया ब्रोकर को, क्योंकि मार्केट में सिर्फ सेलर से कमीशन लिया जाता है। लेकिन अगर आज मैं अपना जानवर बेचूं तो मुझे ये कमीशन पे करना पड़ सकता है। ये खर्चा हो गया है या होगा? तो इसलिए इसको भी आउटफ्लो में ना डालें, कॉस्ट टू सेल वाली कैलकुलेशन में डाल दें। गवर्नमेंट को मैंने 3% टैक्स इन 750 काउस पे दे दिया है या दूंगा? दे दिया है। इसी तरह ये जो फेयर वैल्यू सेल के ऊपर जब मैंने टैक्स देना है 4% का, तो ये मैंने दे दिया है या दूंगा? तो इसको किस कैलकुलेशन का पार्ट बनाए? कॉस्ट टू सेल। ओके, और ऑब्वियसली आपको याद होगा ये हमने पहला सवाल जो शीप्स वाला किया था, उसमें कॉस्ट टू सेल की कैलकुलेशन का पार्ट बनाया था कमीशन को और गवर्नमेंट टैक्सेस को। अच्छा यार, अब सवाल है जनरल एंट्रीज करना। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लानिंग कर लें कि जनरल एंट्रीज कितनी होनी है। प्लानिंग कर लें जनरल एंट्रीज कितनी होनी है। चलो यार छोड़ो, ये ना आप लोग ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं और अंदर की, आप लोग ना इस सवाल को हमेशा से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस सवाल को मैं तो कहता हूं, शीप्स वाला जो सवाल था ना, आसान सा था, लेकिन बार बार रिवाइज किया करें। ये परचेज करने की एंट्री थी शीप्स की, ये जो है वो एंट्री थी बेबी पैदा होने की, ये एंट्री थी वूल शेयर करने की,
और ये एंट्री थी साल के एंड पे मोटे या महंगे होने की। लेकिन इसमें हमने मोटा महंगा होना अलग अलग नहीं किया था, शुरू की क्लास थी, अलग से मांगा भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये ईयर एंड के ऊपर रीवैल्यू करने की एंट्री थी, ये समझ लें। क्लियर? तो अब मुझे बता दें, आज के सवाल में मैंने 2000 काउस साल के शुरू में पड़ी हुई हैं, उनको जरा साइड पे रखें। मुझे बताएं, मैंने परचेज किए हैं 750 काउस, एक एंट्री ये हो जाएगी। इसके बाद कोई न्यूबॉर्न नहीं है, कोई आपकी जो है वो मिल्क नहीं निकल रहा, डिटैच नहीं हो रहा मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे सवाल में। लेकिन आज के सवाल के अंदर जो है साल के एंड पे 2750 काउस को फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा। 2000 कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। और 750 कौन सी वाली? परचेज वाली। तो सवाल में सिर्फ कितनी एंट्रीज हैं? 2। नंबर 1, 750 काउस जो खरीदी और ईयर एंड पे 2000 शुरू वाली और 750 नई वाली, वो सारी की सारी क्या करनी पड़ेंगी? रीवैल्यू करनी पड़ेंगी विद गेन टेकन टू P&L। चलिए, बस 2 एंट्रीज हमने करनी है। ओह, इस सवाल को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इस सवाल में आप बताएं परचेज की एंट्री मैंने कैसे की थी। मैंने परचेज की एंट्री से पहले, आपको याद होगा, वर्किंग 1 की थी। वर्किंग 1 में क्या कहा था? बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालें। पहले वर्किंग 1 की थी। इसके बाद मैंने क्या किया था? कैश जहां जहां जिस को रास्ते में पे किया, चाहे गाय खरीदने वाले को पे किया, चाहे ट्रांसपोर्टेशन वाले को पे किया, चाहे ब्रोकर को कमीशन पे कर दिया, या चाहे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, वो सारा जो पे किया वो यहां डाल दिया था, बैलेंसिंग फिगर P&L आ गई थी। तो अब मैं वर्किंग 1 करूंगा 750 काउस के लिए, और फिर मैं जो है ये वाली जनरल एंट्री करूंगा आपके सामने। तो वर्किंग 1 और ये वाली जनरल एंट्री कर लेते हैं। ओके, वर्किंग 1 जी। अच्छा, लास्ट क्लास में थोड़ा मेरा तजर्बा ये रहा था कि साथ साथ जो है ना क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करके फिगर्स बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसलिए जरा काफी टाइम लग गया था सवाल सॉल्व करने पे। तो मैं नहीं रुपीज इन थाउजेंड में नहीं मैं भी करना चाह रहा हूँ। रुपीज इन थाउजेंड में फिर चीजें जरा कुछ समझ नहीं आती, अभी टॉपिक शुरू हुआ है ना, असल में खत्म कल हो जाना ये और बात है। तो रुपीज इन थाउजेंड में एंट्रीज करके कुछ ज्यादा भी समझ नहीं आएगी। मैं जरा रुपीज, क्योंकि 56,000 की गाय को मैं 56 की लिखूंगा, ऐसे अजीब सी चीज लगेगी, तो वो मुझे भी दिल नहीं करा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल सिर्फ एक गाय की आपको निकाल के दे देता हूँ। तो 750 गाय की, उसे 750 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। तो 750 गाय की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालने बड़ा टाइम लगेगा। एक गाय को बुलाते हैं, उसकी क्या निकाल लेते हैं? फेयर वैल्यू माइनस इन द एंड उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 750 से। लेकिन इधर हमने ऐसा नहीं किया था। वैसे इधर आपको पता है 3 शीप्स की इकट्ठी लिखी थी हमने, साथ साथ 3 से मल्टीप्लाई करा था। कोई हर्ज तो नहीं, मसला तो नहीं कि इधर मैं डायरेक्ट 50,000 लिख दूं एक शीप की, और 50,000 में से ये माइनस करके जो भी जवाब आए इन द एंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। थोड़ा सा जरा कैलकुलेशंस में फिगर्स कम हो जाएंगी, इससे जरा टाइम सेव हो जाएगा। चलें जी, परचेज कितनी काउस की हैं? 750। इनकी क्या निकालना चाह रहा हूं मैं? बोलें। फेयर वैल्यू माइनस किस दिन की? यकम में 2019 की। 750 काउस की मैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकालना चाह रहा हूं। ये साथ साथ फॉर्मूला खुला हुआ है। फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। ओके, अब कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आना है ये जरा आप मुझे बता दें कि कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आना है। भाई जो आ रहे हैं लिख लिया भाई, इतनी प्लानिंग आप पहले से करके बैठे हुए, आप भी अगर सोचें तो फिर ऐसे टाइम जाया होगा। कॉस्ट टू सेल में अगर बेचें तो हुकूमत क्या मांगेगी? 4% टैक्स। अगर बेचें तो ब्रोकर क्या मांगेगा? क्योंकि जब मैं कॉस्ट टू सेल की बात करूं तो मैं तो बेचने वाला हूं फिर बाजार में, फिर मुझे ये ब्रोकर को कमीशन देना पड़ेगा। तो अब 2% और 4%। क्लियर? चलें जी, फेयर वैल्यू 750 गाय की लिख लूं या इजाजत है एक गाय की लिख लूं? एक गाय की फेयर वैल्यू लिख लूं। एक गाय की फेयर वैल्यू कितनी है? 56,000। अच्छा, कॉस्ट टू सेल में बताएं क्या क्या आएगा? नंबर 1 2% कमीशन टू ब्रोकर। मैं आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूं ऑन सेल। किस मौके पे देना पड़ेगा? सेल के मौके पे। और दूसरा बोलें 4% गवर्नमेंट लेवी ऑन सेल। अब इधर पेपर में ना आपको इस तरह नहीं करना कि 56,000 यहां लाए और मल्टीप्लाइड बाय 2% लिखें। बस 56,000 पे 2% लगा के इधर लिख दें, क्योंकि ये ना किस पे लगना है? 2% और ये ऑक्शनेट चार्जेस 2% ऑन फेयर वैल्यू। जब मेरे को फेयर वैल्यू गिवन है 56,000,
एंड गवर्नमेंट भी 4% किस पे लगा रही है? फेयर वैल्यू पे। तो बता दें कमीशन वगैरह किस पे मांगते हैं? ब्रोकर भी और हुकूमत भी फेयर वैल्यू पे। लेकिन आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ऐसे ना लिखिएगा 56,000 ज़रब 2%। कितना आ गया जी? लेकिन ये एक गाय को हमने अपने पास बुलाया हुआ, फील कर रहे हैं? तुम आओ जरा, एक खड़ी उसके कंधे पे हाथ फेर रहा है, सर पे हाथ फेर, भेज इधर, हिम्मत कर दो, डर डर के क्यों कर रहा है? अच्छा एक गाय खड़ी हुई है, एक गाय कितने की माशाल्लाह? ब्रोकर को आगे बोले 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 56,000 ज़रब 4%। ये लिंक शो करना पेपर में, 2240। क्या जवाब आ गया? 52। फेयर वैल्यू कम क्यों हो गई? क्या गलती की है? फेयर वैल्यू कम क्यों हो गई? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से। लेकिन मोहतरम ये फिगर क्या है? पर काउ। और हमने कितनी काउस बाय की हैं? 750। अब आप समझ गए होंगे 750 बार बार आ रहा होता तो ये फिगर्स बहुत बढ़ जानी थी। तो अब 750 काउस हैं हमारे पास। तो 52640 किस काउ की फेयर वैल्यू है? एक काउ की, इनटू 750 क्वांटिटी। अब बहुत बड़ी सी फिगर आएगी, 48 टेट्रा 0। 39.4 मिलियन की रुखसाना के कहने पे हमने गाय खरीद ली है। लेवल चेक करें बीवी का, कल मेरे मुंह से शायद निकल गया था लेवल चेक करें मेरा, मादरत भाई वो तो बहुत बड़ा गलत फिक्र हो गया था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 3 तकरीबन 4 करोड़ की गाय हमने खरीद ली है। ओके 4 करोड़ का जेवर उसके पास पड़ा था ना, उसने बेच के फिर गाय खरीदी। अच्छा मोहतरम, अब मेरा आपसे अगला सवाल, एक बात अगर मैं आपसे कर दूं, आप बुरा ना मनाइएगा कि आई कैप वैसे इतना लंबा चक्कर नहीं किया था। आई कैप ने शॉर्टकट मारा था। आई कैप ने यहां से लेके यहां तक फारिग कर दिया। नहीं 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 नहीं, एक लाइन में भी नहीं, यहां से लेके यहां तक आई कैप ने फारिग किया। और आई कैप ने किया 56,000 ज़रब 94%। बस आई कैप ने इस तरह फारिग कर दिया 56,000 ज़रब। वो इतने लंबे चक्रों में नहीं गया क्योंकि ये तो वर्किंग्स हैं, असल तो जनरल एंट्री चाहिए। तो 56,000 ये कितने परसेंट है इसका? 56,000 का जब 6% कम कर देंगे तो 100 का 6% कम करेंगे तो 94% आएगा। तो उसने डायरेक्ट ही FVCTS निकाल ली 56,000 ज़रब। यू कैन डू इट इन पेपर एज वेल, कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी वर्किंग का एक पैटर्न चल रहा है। तो जी वर्किंग के बिल्कुल नंबर होते हैं। वर्किंग में जो बंदा ये करेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो ये करेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जो ये लिख के आ जाएगा उसके मार्क्स जरूर कटेंगे। एग्जामिनर पूछेगा ये फिगर कहां से आई है? ये फिगर कहां से आई है? 7 वाले से आई है, 7 वाले से आई है, आप मानना पड़ेगा आपको। तो ये अगर ये लिख के आ जाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। आप कुछ ना कुछ तो लिख के आए ना। चलें जी, परचेज की एंट्री बता दें आप। यकम में 2019 बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। और चाचे कैश में गेम होनी है, अभी तो गेम शुरू हुई, आप समझे थे एंट्री खत्म हो गई। ये तो मोहतरम ये तो क्या निकली है बोलें? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इसको तो आपको याद है हम इस एंट्री में लेके गए थे। इसके बाद हमने क्या लिखा था? कैश का आउटफ्लो। तो तसल्ली से चलें, कोई जल्दी नहीं, अब कैश का आउटफ्लो लिखना है। पहले फिलहाल मुझे बता दें वर्किंग 1 के मुताबिक फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या है जो मैंने गाइस बाय किए हैं? 39,480,000। अच्छा जी, कैश के सामने पहले दिन क्या लिखा था? और जो मेरी जेब से गया, जो मेरी जेब से गया दैट इज आउटफ्लो। मेरी जेब से क्या गया? एक तो मोहतरम 56,000 भी आउटफ्लो है, माने ना माने, 56,000 भी मेरी जेब से गया। फिर 56,000 पर काउ मेरी जेब से गया। एक एक करके लिखते रहे ताकि मिस ना हो। 56,000 पर काउ जेब से गया, सोचें क्या होगा? तो 56,000 ज़रब 7, छोड़े पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए फिलहाल मैंने। 56,000 मेरी जेब से गया, ये 2 मिलियन मेरी जेब से गया ट्रांसपोर्टेशन का, जमा 2 मिलियन। अब तो मैं पूरा ही लिख रहा हूं ना क्योंकि इधर भी मैंने 750 लिखा है। 2 मिलियन मेरी जेब से गया। हाँ, खरीदते हुए मैंने कमीशन को नहीं पे किया था, शुक्र है।
लेकिन खरीदते हुए गवर्नमेंट को 3% क्या पे किया था, टैक्स पे किया था। हाँ जी, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया था 3%, वो कैसे निकलेगा? हिम्मत करें, हिम्मत करें। ना 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 ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेनी है बीच में, गवर्नमेंट टैक्स इस पे मांगेगी। तो जरा 56,000 तरफ 750 बता दें क्या आया है? 42 मिलियन। व्हाट इज 42 मिलियन? फेयर वैल्यू। ये भी मेरा आउटफ्लो है, प्लस 2 मिलियन। ये क्या है बोले? ट्रांसपो। मैंने माना रुपीज इन थाउजेंड में सवाल हो सकता है। प्लस बोले तो बहुत ही दूर जा रहा है, 39480000 प्लस इसका 3%, इसके 3% लेंगे ना, 12600000 12600000। अब एक मिनट, बड़ी ब्रैकेट लगा के ना इसको एक दफा क्लोज कर दें। अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? ये कौन सा आउटफ्लो है? जो वो आपने मंडी में बंदे को दिया था, देहाती बंदे को जो गाय लेके आया हुआ था अपने इलाके से। ये 2 मिलियन क्या है? जो आपने 4-5-6 बसें कराई 750 काउज लाने के लिए, ये किसको पे किए? अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होगा, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं डेबिट क्रेडिट टैली। ना हुआ तो कोई मसला नहीं, उसको कहां डाल देंगे, क्योंकि डेबिट में कोई और कैलकुलेशंस हो रही हैं, क्रेडिट में कोई और कैलकुलेशंस हो रही हैं। 45000000। अच्छा जी, बैलेंसिंग फिगर विल गो टू 300। अच्छा, इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आ जाता है। किस पे लॉस आ जाता है? इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस आ जाता है। 570000। क्लियर? इसे कहेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस। बस पीएनएल के एक्सट्रैक्ट आज बनाएंगे हम। ओके यार, आईकैप जो है ना, देख से ज्यादा, एक तो आपने शीप्स वाला सवाल किया था ना, और ये काउज वाला सवाल है। आईकैप चाहते हैं बच्चों का लेवल, मैं रोक नहीं रहा, आईकैप चाहते हैं बच्चों का लेवल, जरा लेवल का सवाल बनाता है, बच्चों का लेवल। कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं सारे, लेकिन अब इसके लिए फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जान देनी पड़ेगी। अब आप लोगों को टाइम लगाना पड़ेगा, साथ साथ जो इधर उधर के काम भी चल रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, तो वैसे ही 2-3 महीने रह गए हैं। खुदा के लिए अभी से होश के नाखून ले लें, FAR2 को इजी ना लें। इसमें कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल से FR1 की बनिस्बत आसान है, लेकिन काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए ये जहन में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट जी, अगला सवाल। अब एक मसला रह गया मोहतरम, क्या मसला रह गया? ईयर एंड के ऊपर हमारे पास कितनी गायें पड़ी हैं? 2750। वो जो 2750 गाय पड़ी हैं ईयर एंड पे, उन पे मुझे बता दें क्या कैलकुलेशन करवाई थी वर्किंग टू। वर्किंग टू में क्या किया था? परचेज तो हमने नहीं की, 3 शीप्स की जगह हम यहां लिखेंगे 2000 ओपनिंग, हम यहां 2000 ओपनिंग लिखेंगे, फिर परचेजेस 750 की डालेंगे, बॉन्ड तो कोई हुआ नहीं, क्लोजिंग आएगा और बैलेंसिंग फिगर P&L की आ जाएगी। क्लियर? अब ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगे। वर्किंग टू आप लोग ट्राई करें। वर्किंग टू क्या निकालने लगे हैं? फेयर वैल्यू गेन लॉस। कब? एट ईयर एंड। इसमें मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग। इसके बाद क्या चाहिए? परचेज। इसके बाद क्या चाहिए? क्लोजिंग। और बीच में क्या आ जाएगा? गेन लॉस बैलेंसिंग। इसमें ना जो भी आपने कैलकुलेशन करनी हो पर गाय करें, इन द एंड गाय से मल्टीप्लाई करते हैं, पर गाय करें कैलकुलेशन। भाई वैसे तो आप हजरात यहाँ नतीजे पे पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर भी लिख लें, ओपनिंग FV माइनस CTS नॉट गिवन, सवाल में गिवन नहीं है, तो ये भी निकाल लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलाएं। ओपनिंग फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल भी मिसिंग है ना सवाल में। ये जो साल के शुरू में गायें हैं पड़ी हुई, ये पिछले साल किस पे मैंने मैयर की होंगी? ना फेयर वैल्यू पे मैयर नहीं की होंगी, हद होगी।
ये साल के शुरू में मेरी गाय पड़ी है, पिछले साल के एंड पे मैंने किस में मेजर करके रखी होंगी? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। और जिस मुल्क में हूं मैं उसमें कॉस्ट टू सेल पक्की ठकी हुकूमत ने अनाउंस की हुई है। क्या अनाउंस की हुई है? हर गाय चाहे साल के शुरू में है, चाहे खरीदी है, चाहे बेची है, चाहे साल के एंड पे है, जितनी मर्जी गायें हैं उनके लिए, सब के लिए कॉस्ट टू सेल क्या है? बेचने के वक्त हुकूमत 4% मांगती है और बेचने के वक्त ब्रोकर क्या मांगता है? ये 750 गाय के लिए रूल लिखा है या जनरल रूल आपको लग रहा है? जनरल रूल है हर किस्म की गाय के लिए। चलें जी, तो ये प्लीज लिखें, ओपनिंग एफयू माइनस सीटीएस इज मिसिंग इन क्वेश्चन। वो हमें निकालनी पड़ेगी पहले, जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी। ओपनिंग एफयू माइनस सीटीएस इज मिसिंग इन, जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं। इधर ले आओ जी, कैलकुलेशन करते हैं। हो गया? ओके जी, ओपनिंग बता दें जी। फेयर वैल्यू क्या है? ओपनिंग फेयर वैल्यू 50,000 माइनस, ये मेरी फेयर वैल्यू है, माइनस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में क्या आना है? वही वाली चीजें आनी है, 2% कमीशन और माइनस 4%। ये मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ये नहीं लिखना। 4% गवर्नमेंट टैक्स। क्लियर? 50,000 का 2%, हाँ तो भी बोले ना जल्दी। 50,000 का 2% 1,000, 50,000 का 4% 2,000। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी 50,000 माइनस 1,000 माइनस 2,000, ये आ जाएगी 47,000। ये 47,000 एक गाय की आएगी या हमारी 2,000 गाय की आएगी? एक गाय की आएगी। तो इन द एंड इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 2,000 काउस, 94 मिलियन। अगेन मैं कह रहा हूं, ये सवाल आप घर में रुपीज इन थाउजेंड में कीजिएगा, इससे रुपीज में काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है। 9 करोड़ 40 लाख की गायें साल के शुरू में पड़ी थी। कितने लोगों ने ये फिगर निकाली थी? वेल डन। ओके, अच्छा ये ओपनिंग शो एक बार याद रखिएगा, एक जरा ऊपर बात सुने। ओपनिंग और क्लोजिंग निकालते हुए ना आउटफ्लोज वगैरह नहीं देखने होते। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग निकालते हुए सिर्फ फेयर वैल्यू माइनस आउटफ्लो कब होता है मेरा बताएं? जब परचेज करता हूं, जब परचेज करता हूं तब आउटफ्लो होता है। ये तो ओपनिंग आ गई। परचेज में खुदा के लिए कोई मेहनत ना कीजिएगा, परचेज की बीवी गिवन है, परचेज प्राइस गिवन है। कितनी वर्किंग बंद में? 39। ये तो पहले ही मेहनत करके निकाल ली हुई, और शुक्र है ये भी एफवी माइनस सीटीएस है, ये भी एफवी माइनस सीटीएस है। परचेज की प्राइस पड़ी है। अब क्या निकालना है? क्लोजिंग। अब मोहतरम कोई उम्र अलग नहीं है गाय की, ना कोई सवाल में ऐसा रेटा दिया हुआ है, तो 2,750 की इकट्ठी निकाल लें। टाइम क्यों जाया करना है? 2,750 की इकट्ठी निकाल लें। 2,000 ये वाली हैं। क्वांटिटीज बताएं जी। क्वांटिटी में अगर मैं रिकॉन्सिलिएशन बनवाऊं, ओपनिंग कितनी है? बाय कितनी की? 750। क्लोजिंग ये आपने पेपर में करना नहीं, समझने के लिए बता रहा हूं। तो 2,750 गाय पड़ी हैं। अच्छा, अब वही फॉर्मूला, एफवी माइनस कॉस्ट टू सेल, एफवी माइनस 2% कमीशन माइनस 4% गवर्नमेंट टैक्स। क्लियर? लेकिन क्लोजिंग फेयर वैल्यू बताएं कितनी है? 61,000। 61,000। इसका 2% 12, इसका 4%। अच्छा, ये किस गाय की फेयर वैल्यू आ जाएगी साल के एंड पे? एक गाय की। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2,750 काउस से, 157,500,000। रज के जीरो लगा आज। रुखसाना ने परेशान हो जाना है, रशीद की बीवी। अच्छा जी, नजर आ रहा है भैया यहां तक? चलें जी, पी एंड एल बैलेंसिंग 24,500,000। अच्छा, कल हमने इसको स्प्लिट किया था प्राइस चेंज में और फिजिकल चेंज में, लेकिन आज हमें इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज में। सवाल ने ऐसा डाटा गाय की उम्र देते हुए सवाल शर्माया है। उम्र बताते हुए कुछ लोग शर्माते हैं, तो गाय की उम्र देते हुए हमने गाय से पूछा, गाय व्हाट इज योर उम्र? गाय ने तो हम प्राइस और फिजिकल चेंज को अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा यार, अब ये बता दें, ओपनिंग की जनरल एंट्री होती है, क्लोजिंग की, परचेज की हो चुकी, अब एक एंट्री रह गई है सिर्फ ये वाली।
अच्छा, एक चीज जरा मैं आपसे डिस्कस कर लूं यार, थोड़ी सी ना बेटर प्लानिंग होनी चाहिए हमारी सवाल में। कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, मेरे ख्याल से एग्जामिनर को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए और आपको पनिश नहीं करना चाहिए। लेकिन यार ये चारा ना इसने साल के मिड में खरीदा है, पहले पता नहीं क्या पानी पिला रहा था सिर्फ, तो यकम अगस्त को इसने चारा खरीदा है। तो यकम अगस्त को इसने चारा खरीदा है और ये वाली एंट्री मैं जो भी करने लगा ना, ये तो 31 दिसंबर की है। तो मैंने कुछ चीजें आपको छुड़वाई हुई हैं, तो अगर आप मान जाए मेरी बात, यकम अगस्त को मैंने कोई एंट्री करनी है, बहुत बेहतर है कि तरतीब से एंट्रीज करें। लेकिन कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए, मेरे ख्याल से एग्जामिनर को ऑनर कर देना चाहिए। लेकिन अब यकम अगस्त में कोई और एंट्री है चारा खरीदने की IS-21 वाली, उसकी जगह मैं छोड़ा हूँ, उसकी जगह मैं छोड़ा हूँ। जितनी कोशिश हो सके तरतीब से एंट्रीज करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी ना हो सके तो अब क्या हो सकता है यार। 31 दिसंबर क्या रिकॉर्ड करने लगा हूं? परचेज रिकॉर्ड कर चुका हूं। अब क्या रिकॉर्ड करने लगा हूं? वो जो ईयर एंड के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू करते हैं, कभी ईयर एंड पे आप IS-16 में रिवैल्यूएशन करते हैं, तो IS-41 में ईयर एंड रिवैल्यूएशन है। ये ओपनिंग बुक वैल्यू थी, ये परचेजेस की बुक वैल्यू, ये क्लोजिंग बुक वैल्यू और ये P&L की फिगर जी। एंट्री बताएं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट 2420500000 जी मोहतरम पहुंच चुके हैं हम मरी। अच्छा 24205000। ये फेयर वैल्यू गेन लॉस मैंने रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू गेन लॉस। अच्छा भाई एक चीज सुने आप, चाहे ओपनिंग है, चाहे परचेज है, चाहे क्लोजिंग है, इसको मेजर करते हुए आपने आउटफ्लोज को डस्टबिन में फेंक देना। पहली बात ये, सवाल में आउटफ्लोज मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए हैं, पहली बात ये, और बड़ी पक्की ठक्की बात, चाहे परचेजेस हो, चाहे ओपनिंग वैल्यू हो, चाहे ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा उसी बेस पे जाना चाहिए जिस बेस पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में चीजें जाती हैं। परचेजेस भी उसी प्राइस पे आनी चाहिए जिस चीज के ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड कहता है। तो चाहे ओपनिंग हो, चाहे परचेज हो, चाहे क्लोजिंग हो, ये मेजर किस पे होगा? हमेशा फेयर वैल्यू माइनस, और कॉस्ट टू सेल मैंने आपको, कॉस्ट टू सेल हुई नहीं होती, होनी होती है। इसलिए जो आउटफ्लोज हैं इनको मेजर करते हुए इग्नोर करने हैं। जनरल एंट्रीज की साइड में मैं बाद में जाता हूं, इनको मेजर करते हुए इग्नोर करने हैं। अब क्या करें? सादा सी बात, अगर आपके पास टाइम है तो इधर भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकाल लें। होगा क्या? बस इधर की फेयर वैल्यू 50,000, इधर की फेयर वैल्यू 56,000, इधर की फेयर वैल्यू 61,000। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं आपके पेपर में तो 50,000 इंटू 90, 50,000 इंटू 94% इन द एंड 2000 का उससे मल्टीप्लाई करें, ये ओपनिंग फेयर वैल्यू आ गई। ये तो तीनों में फर्क देखें क्या है। इधर फेयर वैल्यू 50,000 थी, इधर फेयर वैल्यू 56 थी और इधर फेयर वैल्यू 61 थी। और ओपनिंग, परचेजेस या क्लोजिंग जो भी निकालें, हमें आउटफ्लोज को डस्टबिन में फेंक देना है। हमें सिर्फ किससे कंसर्न है? फेयर वैल्यू माइनस। जब ये निकल आई और कभी खुदा ना खास्ता पेपर में जनरल एंट्री मांग ले, अगर तो पेपर में बैलेंस शीट मांग ले, फिर तो बैलेंस शीट में ये जाने और P&L में ये जाने। अगर खुदा ना खास्ता जनरल एंट्रीज मांग ले और सवाल में नजर मार लें जाके आउटफ्लोज, अपने आउटफ्लोज को उठा के फेंके कैश के सामने और बाकी ये एंट्री पे P&L में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चाहे ओपनिंग है, चाहे परचेज है, चाहे क्लोजिंग है, हमेशा किस पे आनी है? फेयर वैल्यू माइनस। ओपनिंग फेयर वैल्यू 50,000 थी, परचेजेस की फेयर वैल्यू 56,000 थी, इधर फेयर वैल्यू 61 है। ओके, आगे बढ़ें जी, चारे की एंट्रीज आराम से। अच्छा, एक वैसे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये मैं एक मिनट, दो तरीके हैं एंट्रीज करने के, मैं देख लूं मैंने सोल्यूशन में किस तरीके से एंट्रीज की हुई है। ओके, राइज वाले मार्कर खरीदें 10। अगर इन्वेंट्री का लफ्ज आपको बुरा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, इन्वेंट्री का लफ्ज इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा, राइज वाले 10 मार्कर खरीदें। तो मार्कर तो इन्वेंट्री नहीं है ना, इन्वेंट्री तो बेचने के लिए होती है, लेकिन कुछ इन्वेंट्री यूज के लिए भी होती है। स्टेशनरी का लफ्ज लिख लें, जो मर्जी लफ्ज लिख लें। अच्छा, फर्ज कर लें इन्वेंट्री IS-2 वाली नहीं, बस वैसे ही। तो 10 मार्कर मैं खरीदूं, इन्वेंट्री डेबिट कैश, दुकान से जाके 10 मार्कर खरीदे, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। जब साल का एंड आया
तो राइस वालों ने क्या देखा कि लिफाफे में 2 उसी तरह पैक पड़े हुए हैं, अनटच्ड, 2 उसी तरह पैक पड़े हुए हैं। 8 किधर गए? क्लासों में इस्तेमाल हो गए, फारिग हो गए, फेंक दिए, डस्टबिन में चले गए। 2 क्या हो गए? अनयूज्ड हैं। वो जो 2 अनयूज्ड हैं उनकी जरा एंट्री बताएं। उनकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, उनकी एंट्री करने की जरूरत नहीं। क्यों? जरा सोचें, अगर मैं 8 की एंट्री कर दूं, 8 को P&L में डाल देता ना यार, इन्वेंट्री के तौर पे तो नजर ना, 8 को क्या कर दूं, खर्चे में डाल दूं, तो क्रेडिट, एक्सेलेंट। इन्वेंट्री कितने से? तो ये एंट्रीज करूं तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली 2 चला जाएगा। क्या 2? वो जो मार्कर 2 अनटच पड़े हुए हैं। हाँ, उसको इन्वेंट्रीज में शो ना कीजिएगा स्टॉक एंड ट्रेड के नाम से, बैलेंस शीट में आपका दिल चाहा तो उसको आप जो है वो स्टेशनरी के नाम से शो कर दीजिएगा, करंट एसेट्स के अंदर स्टेशनरी के नाम से, जो जैसे भी आप कह रहे हो। तो मोहतरम, इन चीजों को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंज्यूमेबल स्टोर, स्पेयर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास ऑयल का डब्बा होता है, अब वो सरफेस स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 10 लीटर ऑयल खरीदा था, 8 लीटर खर्च हो गया, तो 2 लीटर इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा, 2 लीटर इन्वेंट्री में पड़ा रहेगा और वो अगले साल कंज्यूम हो जाएगा। तो इस किस्म की चीजें। अच्छा, आप बताएं जी, मैंने चारा किस एतबार से मिलता है? किलो के एतबार से तो नहीं मिलता, माने के तो किलो के एतबार से मिलता है। 10 किलो चारा खरीदा, तो पहले क्या एंट्री करें? इन्वेंट्री, चारा डेबिट, कैश क्रेडिट। उसमें से 8 किलो चर गई चारा, गाय चर गई चारा। तो अगर गाय चर गई चारा तो कितना चारा इंशाल्लाह अगले साल इस्तेमाल हो सकता है? तो जो चारा अगले साल इस्तेमाल हो सकता है उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं, जो इस्तेमाल हो गया उसकी एंट्री करते हैं ऑटोमेटिकली। माय बैलेंस शीट विल शो 2, मेरी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली 2 शो कर देगी। क्लियर? तो छोड़ें इसको, अब सवाल पढ़ें जी। ऑन 1 अगस्त 2019 RRL इंपोर्टेड चारा ऑफ $। गायों ने कहा यार बस हो गई है यार, बस हो गई है यार, पत्तों की का चारा खा खा के, USA से चारा मंगवाओ। ओए होए होए। तो साना ने कहा प्लीज ये रिक्वेस्ट मानेंगे, ये रिक्वेस्ट ऑन 1 अगस्त 2019, क्या मोबाइल बेच दिया उसने अपना। ऑन 1 अगस्त 2019 RRL इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ $, 1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। RRL also paid 5% कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। ये ना इन्वेंट्रीज का टॉपिक लगेगा, क्योंकि चारा जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 3 थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 3 थी। चारा इन इट सेल्फ में कह रहा हूं, चारा कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि चारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इसके लिए होता है जो बायोलॉजिकल एसेट ओन कर रहा हो। मैंने चारा जो है फसलें लगा के खुद चारा बड़ा करके हार्वेस्ट किया है या बना बनाया खरीद रहा हूं, इसलिए IAS 41 नहीं लगेगा। IAS 41 का स्कोप जहन में लाएं क्या है। IAS 41 ओनली डील्स विद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो इस चारा माय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या मैंने इसको डिटैच किया? क्या मैंने सोचा कि काउस के लिए जमीन खरीद लूं और उस पर चारा उगा लूं और फिर इसको डिटैच करके काउस को खिला दूं? तो इसलिए चारे के ऊपर इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लगा दें जो भी आपको पसंद हो। तो ये तो इन्वेंट्रीज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये अब IAS 41 के रूल्स ना लगाएं, कॉस्ट टू सेल, ये कॉस्ट ऑफ परचेज है। अच्छा, तो ये मेरा आउटफ्लो है कितने परसेंट? 5%। और आपने IAS 2 में पढ़ा था कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐसा की कॉस्ट का पार्ट बनती है। द फीड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउज दैट कीप देम एंड कॉलोनी। छोड़ें, एट ईयर एंड 30% ऑफ द चारा, सॉरी चारा तो 30% नहीं, 30% ऑफ द अमाउंट इज पेएबल। ये वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन IAS 21 वाली कराना चाह रहे हैं। 30% ऑफ द अमाउंट इज स्टिल पेएबल एंड 40% ऑफ द चारा इज, 2 मार्कर अभी तक राइस वालों के अनयूज्ड हैं। क्लियर? नंबर 1, एक मेरा चारा है और दूसरा मेरा पेएबल है। पेएबल साल के एंड तक पे नहीं हुआ, 30% इज स्टिल पेएबल। कितना पे हो गया? और 30% इज, और चारा मेरा जो है वो साल के एंड पे कितना इस्तेमाल नहीं हो सका और कितने % यूज हो गया? तो खर्चे में कितना चारा जाएगा? 60%। ठीक है, 40% क्या है मेरा? इन्वेंट्री अनयूज्ड। तो 60% क्या होगा? यूज्ड। 60% यूज होगा। मैं ऊपर 30% की बात नहीं कर रहा, वो IAS 21 की बात है, वो आपको याद आ जाएगी। 30% यूज हो गया और यूज होकर किस में चला जाएगा? बोले एक्सपेंस में चला जाएगा। 60% यूज होकर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्या? फीड फीडिंग होती है ना बच्चों की भी, तो गांव की भी फीडिंग होगी। एक्सचेंज रेट्स को छोड़े परे, जो सवाल खुलेगा तो 2 ही रेट दिए हैं, एक जगह अगस्त का दिया हुआ है और एक 31 दिसंबर का दिया हुआ है। चलें जी स्टार्ट करें। शायद आपको याद हो पेमेंट प्लान। नहीं, टी अकाउंट क्यों बनाने, लोन तो नहीं है। पेमेंट प्लान बना लें ताकि चीजें मैनेज हो जाएं। मुझे बता दें कितने डॉलर हैं? कितने खरीदते ही बाहर के बंदे ने मांग लिए?
बाकी बाहर के बंदे वैसे उधार पे चीजें बेचते नहीं, लेकिन हमारी यारी थी तो बाहर से हमने जॉन को कहा जॉन चारा भेज। जॉन ने कहा मैं चारा तेरे लिए भेजता हूं। तो जॉन से ये बात हुई है 30% पैसे अभी हम पे, तो कितने डॉलर का चारा? 1.5 लाख US डॉलर का चारा। जो 1.5 लाख US डॉलर का चारा, इसमें से 70% डॉलर कितने बने? 10। तो 1,05,000 डॉलर तो अभी पे करने पड़ेंगे उसे, बाकी डॉलर अभी पे नहीं करने पड़ेंगे। बताएं 40। ईयर एंड पे किन डॉलर्स के बारे में मैं परेशान हूंगा? जो पे हो चुके हैं या जो पे करने हैं? ईयर एंड पे किन डॉलर्स को वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारूंगा? क्या डॉलर पेएबल मॉनेटरी आइटम है? बिल्कुल। और इन्वेंट्री को अपने हाल पे छोड़ दूंगा क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम। तो चारा नॉन मनी है, मनी तो नहीं है, चारा नॉन मनी है और पेएबल इन मनी है। क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट भी जरा रिवाइज हो गया। तो चलें जी, एंट्री करें पहली बारी। 1.5 लाख से चारे को डेबिट कर देता हूं, लेकिन ऑब्वियसली US डॉलर में नहीं करना। 1.5 लाख से चारे को डेबिट कर देता हूं और 70% लायबिलिटी नहीं, पेमेंट रिकॉर्ड होगी। और बाकी वो जो पहली क्लास में कैश और पेबल की एंट्रीज की थी IAS 21 की, वही वाली एंट्रीज हैं। तो कस्टम ड्यूटी तो ऐड करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा, उसी एंट्री में कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। यकम अगस्त 2019। ओके, पहले जी मुझे बता दें कि डेबिट क्या होने? इन्वेंट्री या फीड समझ लें। इन्वेंट्री फीड उसकी डेबिट होगी। जैसे ही चारा आएगा, चारा डेबिट। 75% पेमेंट अभी करनी है, 70%, और 25% पेमेंट, 30% मात्र 30% पेमेंट फिर कभी करनी है। और एक आउटफ्लो मेरा इससे हो रहा है, वो है कस्टम ड्यूटी का। लेकिन कस्टम वाले जो है ना, वो पूरे चारे के ऊपर ही टैक्स ले लेंगे। कस्टम वाले को 70-30 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, अब आप हजरात जो है वो इन्वेंट्री की प्राइस इन द एंड बैलेंसिंग निकालिएगा। आप ये सारे फिगर्स मुझे कैलकुलेट करवाएं। पेमेंट प्लान का फायदा ये होता है कि डॉलर वहां से उठा लेते हैं। कितने डॉलर दे दिए, कितने डॉलर दे देंगे? 45,000। मोहतरम, पेबल को ना स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करने, स्पॉट रेट पे, ईयर एंड पे नए रेट पे लाना है, ईयर एंड पे नए रेट पे लाना है, फिर ही तो वर्सी वाली कैलकुलेशन से गुजरेगा। अच्छा जी, फिलहाल स्पॉट रेट्स बता दें। 160, 164 जी बोले। 12220 000। चलें जी, 1,72,00,000 738 पूछे क्या? कितने डॉलर दे दिए? 1,05,000। कितने डॉलर दे देंगे? उनका अभी पेबल बना लेते हैं। जब पे होंगे तो पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट करते हैं। क्लियर? अब ये फिगर ना आपने मुझे खुद निकाल के देनी है। ये ना थोड़ा सा 1-2 मिनट लग तो जाएगा, लेकिन फिगर निकाल के दीजिएगा। 5% कस्टम ड्यूटी आपने पे करनी है इंपोर्ट के मौके पे। अच्छा, जब ऑन इंपोर्ट का क्या मतलब है? इंपोर्ट करते ही कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो सोच के बताएं, कस्टम अथॉरिटीज वाले उस वक्त हमारी चीज की प्राइस क्या लगाएंगे? सोच के बताएं। ओ इधर देखो, कहां देख रहे हैं आप? किधर देख रहे हैं? कस्टम ड्यूटी वाले हमारी चीज की प्राइस क्या लगाएंगे? जो मर्जी प्राइस लगाएं, उस पर कितने % लगाएंगे? 5%। मुझे जरा बता दें, कस्टम वाले हमारी चीज की प्राइस क्या लगाएंगे? कस्टम वालों को इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसे दे दिए और देने हैं। कस्टम वाले कहेंगे आज ही चारा आया है, तो कितने का चारा खरीदा? हमने कहा $1.5 लाख का। कस्टम वालों ने कहा आज रेट 164 है, चलो अब टैक्स दो। तो जारी बात है कस्टम वालों की नजर में तो ये प्राइस टोटल आएगी ना, इस पे कितने % होगा फिर? 5%। तो 17220000 प्लस 7380 जो वट एवर द टोटल में भी इनटू 5%। अच्छा, हमको गलत तो नहीं करे कि कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाने लगे हैं? खैर बनाने दें, कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए। एसेट पड़ा कितने का? इतने का। और कितना खर्चा हुआ ऊपर का? वो ये। आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे होते, फिगर निकाल के ना कैलकुलेटर पे तैयार बैठे होते हैं। हाँ, जैसे मर्जी कर दो, कोई मसला नहीं जी। प्राइस बताएं। 25
सही है, 25 मिलियन का चारा जी मोहतरम। इसमें फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल नहीं। क्या ये चारा बायोलॉजिकल एसेट है, लिविंग एनिमल या प्लांट है? नंबर 2, क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है, या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये उस बंदे के लिए होगी जिसने जमीन पे चारा लगाया हुआ है? वो तो आप आंखें बंद करके सोचे, यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन पे चारा किसी ने लगाया होगा, उसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड इस पे तो नहीं लगेगा IS 41 का स्टैंडर्ड। तो इन्वेंट्री टाइप स्टैंडर्ड IS 2 फर्स्ट करें हमने लगा दिया और इन्वेंट्री की प्राइस निकाल ली। नेक्स्ट अगला काम भाई फरमा रहे हैं, अगर चारा यूनाइटेड स्टेट से नहीं मैंने पाकिस्तान से खरीदा है, फिर भी अगर मैंने पाकिस्तान से खरीदा हो फिर भी IS 41 चारे पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसको हार्वेस्ट नहीं किया। वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो होती है जो हो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट तो किसी और ने किया ना। तो सरासिफ के पत्तों की के अंदर, ये मैं सोचना नहीं चाह रहा था लेकिन आपको आज बता रहा हूं, अब अपने तक रखना, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ना करो। सरासिफ के पत्तों की के अंदर लैंड है, उस लैंड के ऊपर चारा उगता है। अब वो जो चारा उगता है वो चारा आपके पास गाय है, आप रशीद हो, आपकी बीवी रुखसाना है, आपने जाके वो चारा सरासिफ से खरीदा। सरासिफ उस चारे को कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, आप उस चारे को कहोगे चारा। इन्वेंट्री डेबिट, क्या डेबिट? तो आपके लिए वो इन्वेंट्री होगी, अगले बंदे के लिए जो मर्जी हो। ओके मोहतरम, अब बता दें IS 21 के रूल्स। मॉनेटरी आइटम कौन सा है, नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा है? ये कौन सा है? मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन छोटी सी है, रिसीवेबल पेएबल्स। रिसीवेबल पेएबल्स। और क्या हमें डर है कि डॉलर पता नहीं कितने का हो जाए? लेकिन इन्वेंट्री जो डेबिट होगी बस अब उसको अपने हाल पे छोड़ दें, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। वो सवाल में दिया ही नहीं हो तो खरीदते रिकॉर्ड करो। 31 दिसंबर, जी जल्दी आए। पेएबल पहले करवा दें। वर्सेस वाली कैलकुलेशन, कितने डॉलर, कितने का हो गया डॉलर? अब मैं स्क्रीन पे नहीं जा रहा, उधर आप लोग बता दें। 152 6800 वर्सेस मोहतराम खुश हो जाएं, रशीद रुखसाना होगा, रुखसाना दुनिया में रुखसाना की हो यहाँ 73 लाख की बजाय कितने पैसे देने पड़ेंगे? पर लाइबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। तो क्या करें? वैसे में डॉलर देखे ना 164 का था, वो अब पेएबल डेबिट एक्सचेंज गेन, बिल्कुल ये कैश में नहीं आएगा। एक्सचेंज गेन क्रेडिट कितने से? 5,40,000। यार तू चारे को डलवा देना खर्चे में। हाँ जॉन को पैसे भेजे, नहीं अगले साल भेजेंगे। खड़े हो, चारे को डलवा दे खर्चे में, अखीर हो जाए, चारे को खर्चे में डलवा दे। चारा बता है कितना? जो भी है, इस चारे को खर्चे में डालना है। मुझे किस चारे की टेंशन है? जो पड़ा हुआ है उसकी टेंशन ना लें, जो पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है उसकी टेंशन ना लें। जो इस्तेमाल हो गया उसकी एंट्री कर दें, जो इस्तेमाल हो गया उसकी एंट्री कर दें। तो खरीदा कितना था? 25 मिलियन का। इस्तेमाल कितना हो गया? तो कितना पड़ा रह गया? 40%। अब ये IS 21 की एंट्री नहीं है, ये IS 21 की एंट्री नहीं है जी। एक्सपेंस डेबिट या P&L डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 25830000 इंटू 60%। 60% ना खर्च हुआ है, सवाल में लिखा हुआ था अनयूज्ड 40 है, तो मैं अनयूज की एंट्री नहीं कर रहा। जो 2 मार्कर पैक पड़े हैं कॉलेज में उनकी एंट्री नहीं कर रहा, जो 8 खर्च हो गए उनकी एंट्री कर रहा हूं। तो सिर्फ खर्च होने की एंट्री करें। 49,000 ओके चलें, P&L बैलेंस शीट बनाएं, यहां तक नोट कर लें। FOB में किस नहीं, वो रिकॉर्ड कब करते हैं? पाकिस्तान में आने पे या बाहर के मुल्क में? तो उसी दिन जो डॉलर की प्राइस होगी उसी पे रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ तो इन ट्रांजिट की प्राइस उसी पे रिकॉर्ड कर लो, ईयर एंड पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। हाँ तो नहीं इन्वेंट्री की प्राइस नहीं छेड़ेंगे। ओके ओ भाइयों, नहीं मांगा हुआ P&L बैलेंस शीट बना दें, सोचना शुरू करें। P&L में क्या जाएगा यार? आज देख लें, जिसकी गाय है उसका P&L ऐसे नहीं बनता, सेल वगैरह उसके
चेंज इन फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। बताएं जी, चेंज इन फेयर वैल्यू एट ईयर एंड। एट ईयर एंड पेपर में नहीं लिखना, ये ब्रैकेट में ले लें। चेंज इन फेयर वैल्यू, नहीं चेंज इन फेयर वैल्यू पहले मैं पूछ रहा हूँ, चेंज इन फेयर वैल्यू पूछ रहा हूँ। चेंज इन फेयर वैल्यू ये असल में ना मेजर गेन होता है। और ये तो कुछ गाय खरीदी थी जिन पे गेन लॉस आ गया था। मेजर गेन आपका ये होता है साल के एंड पे 24205। ओके, अब खर्चों में बताएं क्या क्या आएगा। खर्चों में क्या आएगा? लॉस किस पे? ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन लॉस कैसे आएगा? और यार जहां जहां पी एंड एल आर लिखवाते रहे ऐसी मुंह उठा के जिस परेशान होकर देख रहे हैं। कितना नुकसान है? 5780। अच्छा, ये जानवरों वाले को बड़े मजे होते हैं, इनकी डेप्रिसिएशन नहीं होती बल्कि उल्टा वैल्यू बढ़ती रहती है जानवरों वाले की, तो बड़े होकर जानवर खरीदेंगे। ओके, चारा एक्सपेंस भी है और एक्सचेंज गेन भी है। चारा एक्सपेंस 15498। फीड एक्सपेंस 40% तो पड़ा हुआ है ना, तो 60% इस्तेमाल हो गया। कितना? 49। और ठहर जाना बस, इधर तो कुछ करने दें। आगे चलें जी। एक्सचेंज गेन आ रहा है कितना? 540। कोई और चीज़ है तो देख लेंगे, दफा कोई ऑनलाइन वाले बता देते हैं। ये एक चीज़ रहेगी थी पी&एल में डालनी थी। तो बैलेंस शीट में आ जाए जी। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, बायोलॉजिकल जी, इधर लो यार कैमरा। 157,685 क्लियर। ये 157,685। वर्किंग टू 157,685। ओके, ये 157,685। और पेबल अभी कितने पे खड़ा है? 68। ना 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 यार, ये तो नहीं भाई, ऐसा ना कर यार। 6840। यहां से देखो ना, क्रिएट कितने पे हुआ था? 80 पे। और कम कितने से हुआ? 540 पे। तो पड़ा किस पे है? 6840। कल का पूरा दिन लग जाना है स्टैंडर्ड पे। जी क्या लिखना है जी? करंट लायबिलिटीज। पहले करंट एसेट में एक चीज आनी है, चलें वो छोड़ें। करंट लायबिलिटीज पेबल कितना है? 6840। करंट एसेट्स में आ जाए। अच्छा यार, ये ना निकालने पड़ेंगे। 100% चारा खरीदा था, 60% खर्च हो गया, तो 40% अनयूज्ड है। बैलेंस शीट में क्या जाना चाहिए? वो जो दो मार्कर अनयूज थे, तो 25830 माइनस 15498। कैटल जानवरों को कहते हैं, कैटल मवेशियों को, ठीक है। कैटल फीड जी कितनी खरीदी थी? 83। इसमें से कितनी इस्तेमाल हो गई? 15498। कितनी पड़ी रह गई? 10332। ओके, आ जाए चैप्टर में। यार ये कल का हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा बियरर प्लांट, पेज 690। ये कल करेंगे बियरर प्लांट। अच्छा जी, ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट, ये पढ़ें ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट। ये कल बात कर ली थी आपसे। ऑल बायोलॉजी, ये पेज है 690। ऑल बायोलॉजिकल एसेट्स आर कवर्ड अंडर IAS 41। क्या सारे जिंदा एनिमल और जिंदा प्लांट IAS 41 में गिरते हैं? इफ एनिमल इज हेल्ड इन जू, रिवाइज करते रहे ना, सेल के लिए। 3 बातें याद है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन किसी को याद हो? याद करनी नहीं थी, सिर्फ 3 लफ्ज़ उसमें याद करने थे। ना सेल के लिए जू का एनिमल, ना एडिशनल बेबीज के लिए है, ना
ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के हार्वेस्ट के लिए है, इसलिए IS 41 विल नॉट अप्लाई। वॉच डॉग इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, IS 41 विल नॉट अप्लाई। कार्ट हॉर्सेस, ये जो मैरिज हॉल वालों ने रखे होते हैं, नहीं हाँ ठीक है, मैरिज हॉल वालों ने भी पुराने जमाने में तो इधर उधर से टांगे टाइप, टांगा भी समझ लें, टांगा भी इसी में आएगा। टांगे पे IS 41 नहीं लगेगा, टांगे पे जो घोड़ा होता है, क्योंकि ना वो घोड़ा सेल करना है, ना वो घोड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, तरतीब से बोला करें, ना वो घोड़ा एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, पता नहीं मैं कहीं और पहुंचा था आपके, ना वो घोड़ा सेल के लिए, ना वो एडिशनल बेबीज के लिए है, और ना वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है टाइम ऑफ हार्वेस्ट के लिए, ना उसको ज़िबा करके उसका गोश्त बनाना है। अच्छा इसको जरा छोड़ें, अगले सफे पे आए। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में फर्क बताएं। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट, रिकॉग्निशन क्या होती है? रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। यार ये देखो इधर सारे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट करना भी है या नहीं, ये पहला सवाल है। अगर करना है तो मेजर किस पे करना है? रिकॉग्निशन का मतलब है मेजर किस पे करना है, और रिकॉग्निशन का मतलब है रिकॉर्ड करना भी है या नहीं, और मेजर का क्या मतलब है अगर करने का डिसीजन ले लिया तो फिर किस पर रिकॉर्ड करना है। तो बायोलॉजिकल एसेट हो यानी गाय या दूध, गाय या दूध, इन सब को हमने मेजर करना है, रिकॉग्नाइज करना है जब हमारा इन पे कंट्रोल हो। जाहिर बात है वो 750 गाय और 2000 गाय हमारी हैं, इनसे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, या दूध के लिए रखी होंगी या बेचने के लिए रखी होंगी, और इनके फेयर वैल्यू या कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। क्लियर? मेजर किस पे करना है? इनिशियली और सब्सिक्वेंट ऑफ बायोलॉजिकल, इनिशियल सब्सिक्वेंट, और ये क्लोजिंग तो अगले का ओपनिंग बन जाएगा ना, हमें ओपनिंग इसलिए फॉर होकर निकालना पड़ा कि वो गिवन नहीं था, ये क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बन जाएगा। इसलिए इसने दो बातें की, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट किस पे हुई है? फेयर वैल्यू माइनस सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अभी किसकी बात हो रही है? गाय की बात हो रही है, दूध की? खुदा के लिए इंटरेस्ट लूज ना करें, किसकी बात हो रही है? गाय की बात हो रही है, अभी दूध की। दूध की बात डिफरेंट है जरा, वो मैं बाद में करूंगा। गाय को किसमें मेजर करना है? फेयर वैल्यू माइनस विद गेन और लॉस इंक्लूडेड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन विच इट, जिस साल भी गेन लॉस आए P&L में डालते रहे हम साथ साथ। और याद रखिएगा ये ऐसा स्टैंडर्ड है, इनिशियल पे भी गेन लॉस आ जाता है और सब्सिक्वेंट पे भी गेन लॉस आ जाता है। बातें सुनते रहे, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स यू कैन ग्रुप देम, बात होगी है, फिर उनके ग्रुप बना सकते हैं आप। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ वूल, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ मिल्क, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एप्पल एग्स एट पॉइंट ऑफ, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग के बाद ये स्टैंडर्ड नहीं लगना, ये स्टैंडर्ड सिर्फ किस वक्त लगना है? एट पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट। फेयर वैल्यू माइनस द गेन और लॉस इज टेकन टू, शायद आपको एंट्री याद हो, वूल डेबिट P&L क्रेडिट, लिख लें अगर याद नहीं है, वूल डेबिट P&L क्रेडिट। ठीक है यार, काफी हो जाएगा फिर, छोड़े परे। होमवर्क में क्या नहीं कर, चलें ठीक है, बस ये पास पेपर क्वेश्चन 1 करें फिर।